जीआईटी की ऑनलाइन क्लासेज में एक बार पुनः सभी लोगों का स्वागत है। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोगों को सीखना है कंपाउंड जनरल एंट्री। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंपाउंड जनरल एंट्री की बेसिक चीजों के बारे में सीखा था। तो पहले हम लोग सिंपल जनरल एंट्री सीखेंगे, फिर उसमें से कुछ कंपाउंड जनरल एंट्री के भी ट्रांजेक्शंस को हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने स्क्रीन पर, जहां पर हमें ये सारी चीजों के बारे में सीखना है। अभी तक हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग सीख रहे हैं। हम लोगों ने कुछ बेसिक अकाउंट्स के टर्म्स को सीख लिए हैं, गोल्डन रूल्स को सीख लिया है। अब हम लोग को आज का मेन जो फोकस हम लोग को करना है वो कंपाउंड जनरल एंट्री पर करना है। कल भी थोड़ा सा हमने कंपाउंड जनरल एंट्री के बारे में बताया था, आज एक बार पुनः देख लें, फिर उसके बाद हम सिलेबस को थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए। तो अभी तक जनरल एंट्री हम लोगों ने देखा। सबसे पहले सिंपल जनरल एंट्री। सिंपल जनरल एंट्री में क्या होते थे कि एक ट्रांजेक्शन में सिर्फ दो एस्पेक्ट होते थे, दो पक्ष होते थे, और उसमें से एक डेबिट होता था तो दूसरा क्रेडिट होता था। लेकिन जो आज की क्लास है, उस क्लास में हम लोग देखेंगे कि ऐसे भी ट्रांजेक्शन्स हैं जिसमें दो से अधिक एस्पेक्ट हैं, दो से अधिक पक्ष हैं उनके, और उनमें से हमको डेबिट और क्रेडिट को फिल्टर करके अलग लिखना है। तो क्लास का एजेंडा मेन यही है कि आज की क्लास में हम लोग को कंपाउंड जनरल एंट्री सीखनी है। तो कंपाउंड जनरल एंट्री क्या होती है? एक ऐसी जनरल एंट्री जिसमें एक से अधिक अकाउंट डेबिट हो या एक से अधिक अकाउंट क्रेडिट हो, कंपाउंड जनरल एंट्री कहलाती है। कोई ऐसी एंट्री जिसमें एक से अधिक खाते डेबिट हो या एक से अधिक खाते क्रेडिट हो, तो वह हमारी कंपाउंड जनरल एंट्री कहलाती है। कंपाउंड जनरल एंट्री हमारी तीन प्रकार की हो सकती है। सबसे पहला, एक सिंगल अकाउंट का डेबिट होना और एक से अधिक खाते का क्रेडिट होना। दूसरा, एक से अधिक अकाउंट का डेबिट होना और एक सिंगल खाते का क्रेडिट होना। तीसरा, एक खाते का डेबिट और एक खाते का क्रेडिट होना। यानी हमारी जो कंपाउंड जनरल एंट्री है, ये बेसिकली तीन प्रकार की हो सकती है। फर्स्ट ये है सिंगल अकाउंट डेबिट, मल्टीपल अकाउंट क्रेडिट। सेकंड ये है मल्टीपल अकाउंट डेबिट एंड सिंगल अकाउंट क्रेडिट। और थर्ड ये है कि मल्टीपल अकाउंट डेबिट एंड मल्टीपल अकाउंट क्रेडिट। तो कंपाउंड जनरल एंट्री के तीन रूप हो सकते हैं। चलिए, तो इसमें कुछ ट्रांजेक्शन्स भी देखते हैं। कल इन ट्रांजेक्शन्स को मैंने बताया था, आप आज एक बार रिवीजन करके बता दे रहे हैं, जिससे चीजें और अच्छे से दिमाग में आप लोगों के बैठ जाए और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो सबसे फर्स्ट ट्रांजेक्शन हम लोगों ने कल देखा था कि एज ऑन 1 जून 2016, 1 जून 2016 को पेमेंट मेड टू राघव, राघव को पेमेंट दिया गया फॉर रुपीज 10,000, 10,000 रुपए का डिस्काउंट रिसीव फॉर रुपीज 1,000, और उसमें 1,000 रुपए की छूट मिली। यानी हमने राघव को 10,000 का पेमेंट दिया और हमें उसमें 1,000 रुपए की छूट मिली। यानी एक्चुअल में अगर समझा जाए इस ट्रांजेक्शन को, तो हम ये कह सकते हैं कि हमें राघव को टोटल 11,000 रुपए का पेमेंट देना था, लेकिन हमने उसे केवल 10,000 रुपए का पेमेंट दिया और 1,000 रुपए की छूट प्राप्त कर ली। ठीक, तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट किन चीजों पर पड़ेगा। हमने पेमेंट दिया राघव को, तो पहला इफेक्ट तो हमारा राघव के अकाउंट पर पड़ेगा। जो फर्स्ट इफेक्ट पड़ेगा वो हमारा राघव के अकाउंट पर पड़ेगा। दूसरा, यह जो पेमेंट हम दे रहे हैं वह कैश के माध्यम से दे रहे हैं। अगर ट्रांजैक्शन में ये आइडेंटिफाई नहीं किया जाता कि पेमेंट हम किस माध्यम से दे रहे हैं, तो हम उसको बाय डिफॉल्ट कैश मांगते हैं। तो एक सेकेंड चीज इफेक्टेड होगी, वो होगी कैश। ठीक, दो चीजें हो गई। और जो तीसरी चीज है वो है डिस्काउंट रिसीव का अकाउंट, यानी हमें डिस्काउंट मिल रहा है। तो इफेक्ट तीन चीजों पर पड़ रहा है, एक तो राघव पर, डिस्काउंट रिसीव पर, और तीसरा कैश पर। अब
हमें ये देखना है कि ये तीनों किस प्रकार के अकाउंट हैं। अब अगर राघव को देखा जाए तो राघव क्या है, व्यक्ति का नाम, यानी हम बोल सकते हैं कि यह एक पर्सनल अकाउंट। ठीक इसी प्रकार से हम अगर देखें तो डिस्काउंट रिसीव्ड होना, डिस्काउंट रिसीव होना किससे संबंधित है, हमारी इनकम से, क्योंकि अगर हमको डिस्काउंट मिल रहा है तो हमारे लिए एक प्रकार का क्या है, लाभ। तो लाभ का जो खाता होता है वह हमारा नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत रिकॉर्ड किया जाता है। जो भी लाभ का अकाउंट होता है वह नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक, तो जो दूसरा अकाउंट है हमारा डिस्काउंट रिसीव, यह एक प्रकार का इनकम का अकाउंट है, यह एक प्रकार का प्रॉफिट का अकाउंट है, इसलिए यह एक प्रकार का नॉमिनल अकाउंट बोल सकते हैं। कैश एक प्रकार का एसेट्स है, इसलिए यह एक प्रकार का रियल अकाउंट। यानी ऐसे ट्रांजेक्शन में तीन चीजें इफेक्टेड हो रही हैं, एक तो पर्सनल अकाउंट का है, दूसरा नॉमिनल का है, तीसरा रियल का है। अब इस पर हमको रूल्स के अकॉर्डिंग डेबिट एंड क्रेडिट को फिल्टर करना है। इसी दौरान कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के आए हैं, एक बार देख लें कि क्या क्वेश्चंस आए हैं आप लोगों की तरफ से। अभी कोई क्वेश्चन विशेष नहीं आया है। सबसे पहले आया है संदीपा कुमारी का गुड मॉर्निंग सर, तो गुड मॉर्निंग आपको भी। चलिए आगे, और हम लोग अब देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चंस के बारे में। तो सबसे पहले इसमें हम राघव का अकाउंट एक बना लेते हैं, एक डिस्काउंट रिसीव का बना लेते हैं, और तीसरा कैश का बना लेते हैं। अब यहां पर ये समझिए कि हम राघव को पेमेंट दे रहे हैं, तो राघव क्या है, रिसीवर है, पेमेंट पा रहा है। और पर्सनल अकाउंट का ये नियम ये कहता है कि पाने वाले को हमेशा डेबिट किया जाए, इसलिए हम यहां राघव को करेंगे डेबिट। यही कारण है राघव को डेबिट करने का। राघव एक रिसीवर है, राघव पैसा पा रहा है, इसलिए हम राघव के अकाउंट को डेबिट करेंगे। ठीक, डिस्काउंट मिलना, अगर हम एक्चुअली देखें तो डिस्काउंट जो होता है वह हमारे बिजनेस में एक प्रकार का लाभ है, और नॉमिनल अकाउंट का नियम ये कहता है कि आय और लाभ को क्रेडिट किया जाए, इसलिए हम इसको क्रेडिट करेंगे। तीसरा जो इफेक्ट पड़ रहा है हमारे कैश पर, तो अगर हम समझें तो कैश एक रियल अकाउंट है, और इस केस में कैश व्यापार से जा रहा है, क्योंकि जब हम राघव को पेमेंट करेंगे तो कैश हमारे व्यापार से चला जाएगा। तो कैश एक रियल अकाउंट है, व्यापार से जा रहा है, और जाने वाली चीज को क्रेडिट करते हैं, इसलिए हम यहां पर कैश को क्रेडिट करेंगे। इस तरह ट्रांजेक्शन्स को देख के हमने एनालाइज किया। एनालाइज करने पर हमें यह पता चला कि तीन अकाउंट पर प्रभाव पड़ेगा, एक राघव पर, डिस्काउंट रिसीव पर, और कैश पर। राघव को डेबिट किया गया, डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट किया गया, और कैश को भी क्रेडिट किया गया। अब इसकी एंट्री कैसे करनी है? अगर आपने इतना काम कर लिया तो समझिए 95% आपका काम हो गया। अब बस आपको यह ध्यान देना है कि डेबिट का खाता हमेशा ऊपर लिखना है, तो इसलिए हमने यहां पर क्या किया, राघव का खाता सबसे पहले लिखा फर्स्ट नंबर पे। सेकेंड, हमें कैश का अकाउंट लिखना है, तो हमने लिखा राघव अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, राघव अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तीसरा, डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। डिस्काउंट बिजनेस में एक प्रकार का लाभ होता है, आय होता है, इसलिए हम उसको करते हैं क्रेडिट। इस तरह से इस ट्रांजैक्शन में तीन खाते प्रभावित हुए, एक सिंगल अकाउंट डेबिट किया जा रहा है और एक से अधिक अकाउंट को क्रेडिट किया जा रहा है। ये दो अकाउंट हैं जिनको हम क्रेडिट कर रहे हैं, ठीक, और यह एक सिंगल अकाउंट है जिसको डेबिट कर रहे हैं। इसलिए यह एक प्रकार का कंपाउंड जर्नल एंट्री है, क्योंकि इसमें दो से अधिक खाते प्रभावित हो रहे हैं। ठीक है, तो यहां तक बात समझ में आ गई। एक बार देख लेते हैं कि यहां तक क्या डाउट्स हैं, लोगों के क्या क्वेश्चंस हैं, एक बार पिकअप कर लेते हैं, देख लेते हैं। सूरज पटेल बोल रहे हैं सर समझ में नहीं आया, एक बार और बताएं। ठीक है, एक बार और समझ लीजिए।
देख लेते हैं आगे इसमें क्या किया जा सकता है। देखिए, पहले ट्रांजेक्शन्स को आपको 2 बार 3 बार पढ़ना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा कि एक्चुअली ट्रांजेक्शन में हो क्या रहा है। देखिए, इस ट्रांजेक्शन में क्या हो रहा है, सबसे पहले तो डेट दे रखी है, एज ऑन 1 जून 2016, 1 जून 2016 को पेमेंट मेड टू राघव फॉर ₹10,000। राघव को हमने 10,000 रुपए पेमेंट दिया एंड डिस्काउंट रिसीव्ड फॉर ₹1,000 और 1,000 रुपए की हमें छूट प्राप्त हुई। हमने राघव को पेमेंट दे दिया 10,000 रुपए और हमें छूट भी 1,000 की मिल गई। इसको अगर इस तरीके से समझा जाए तो हम कह सकते हैं कि हमें राघव को टोटल 11,000 रुपए देना था और मैं राघव के पास गया और बोला, राघव ऐसा है कि हम आपको 10,000 रुपए दे रहे हैं, हमारा हिसाब किताब सब बराबर कर दीजिए, हमको 1,000 रुपए की छूट दे दीजिए। तो राघव ने बोला ठीक है। तो इस तरह जो है, जहां पे हमको 11,000 रुपए पेमेंट देना था, वहां पर मैंने राघव को केवल 10,000 रुपए का पेमेंट दिया, 1,000 रुपए डिस्काउंट अपना बचा लिया। अब इस ट्रांजेक्शन की हमको जनरल एंट्री करनी है। अब ट्रांजेक्शन को अगर आप देखेंगे तो इस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट 3 चीजों पर पड़ेगा। कौन कौन सी चीजें हैं वो? सबसे पहला चीज तो है राघव। राघव क्या है? रिसीवर है, राघव पाने वाला। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि राघव एक व्यक्ति का नाम है, यानी राघव एक पर्सन है। पर्सन का जो अकाउंट होता है वो पर्सनल अकाउंट होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर हम राघव को पैसा दे रहे हैं तो मेरे कैश का इफेक्ट तो कैश पर भी तो प्रभाव पड़ेगा। मान लीजिए मेरे पास 20,000 रुपए था, मैंने 10,000 रुपए राघव को दे दिया, तो मेरा कैश भी तो 10,000 रुपए से कम होगा, होगा ना। तो कैश अगर हम चेक करेंगे तो कैश को हम जानेंगे, कैश एक प्रकार का रियल अकाउंट, और यह कैश जो है, यह कैश व्यापार से जा रहा है। और रियल अकाउंट का नियम ये कहता है कि जाने वाले चीज को क्रेडिट किया जाए, जाने वाली चीज को क्रेडिट किया जाए। राघव पर्सनल अकाउंट है, हम राघव को पैसा दे रहे हैं, राघव पाने वाला हो गया, रिसीवर हो गया, रिसीवर के अकाउंट को हम लोग डेबिट करते हैं। दो चीज हो गई। डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव होना, डिस्काउंट रिसीव मतलब बिजनेस में फायदा होना। अगर हमारे पास कोई डिस्काउंट का पैसा बच जाता है तो एक फायदा माना जाता है, उसको प्रॉफिट माना जाता है। तो चूंकि प्रकार का प्रॉफिट है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि यह एक प्रकार का नॉमिनल अकाउंट है ना। अब नॉमिनल अकाउंट का नियम ये है कि जो आय है, लाभ है, उसको क्रेडिट करते हैं और जो व्यय है, हानि है, उसको डेबिट करते हैं। इसलिए हम यहां पर इसको कर देंगे क्रेडिट। अब क्वेश्चन सॉल्व करते समय हमें लिख सॉल्व कैसे करना है वो चीज समझिए। सबसे पहले हम यहाँ क्वेश्चन पुटअप करेंगे। हम क्या क्वेश्चन पुटअप करेंगे? हम ये पूछेंगे कि राघव को हमें पेमेंट कितना देना था, तो आंसर आएगा 11,000। ठीक, तो राघव के बगल में हमने 11,000 रुपए लिख लिया। हमने कैश में कितना पेमेंट दिया? 10,000 रुपए। तो कैश के बगल में हमने 10,000 रुपए लिख लिया। हमें डिस्काउंट कितना मिला? 1,000 रुपए, तो हमने यहां पर 1,000। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो 100% आपको समझ में आएगा। लेकिन उसके पहले ट्रांजैक्शन में एनालाइज करना जरूरी होता है, जिससे ये आइडेंटिफाई होता है कि खाते कौन कौन से इफेक्टेड हो रहे हैं। अब जब इतना चीज आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो सिर्फ आपको लिखना है फॉर्मेट में। तो फॉर्मेट में लिखना बेहद आसान है। आप चले जाएं, पहले एक फॉर्मेट बना लें। फॉर्मेट में डेट के कॉलम में आपको डेट भर देना है और डेबिट की लाइन सबसे पहले लिखनी है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो राघव डेबिट हो रहा है तो राघव आपने लिखा और डेबिट यहां पर लिखकर और डेबिट के कॉलम में आपने अमाउंट भर दिया। ठीक, फिर क्रेडिट कौन कौन हो रहा है, टू लगा के हम क्रेडिट होने वाले खातों को लिख देंगे और उसका
ऐसे ट्रांजेक्शन नरेशन लिखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बाद में ये चीजें भूलने का भी डर रहता है कि हमें राघव को कितना पेमेंट देना था, मैंने कितना दिया। इसलिए यहाँ नरेशन लिखा गया, बीइंग पेमेंट मेड टू राघव आफ्टर डिस्काउंट, डिस्काउंट के बाद राघव को पेमेंट दिया गया। इस तरह से कह सकते हैं डिस्काउंट काट कर राघव को पेमेंट दिया गया। तो ये हो गया फर्स्ट ट्रांजेक्शन। अब देखते हैं कि किन किन लोगों के मन में प्रश्न है, किन किन लोगों के मन में सवाल है। अभी तक तो कोई क्वेश्चन हमें नहीं दिख रहा है। अगर आप लोगों के मन में अभी भी क्वेश्चन हैं तो आप दोबारा भेजें। ट्रांजेक्शन्स को तब तक बताया जाएगा जब तक सभी लोगों को समझ में नहीं आ जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, बोला जा रहा है एज ऑन 2 जून 2016, 2 जून 2016 को कैश ऑफ ₹20,000, 20,000 रुपए कैश रिसीव फ्रॉम मोहन, मोहन से। एक बड़े सेंटेंस को आप जो छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करके पढ़ेंगे तो आपको ट्रांसलेशन भी आसान होगा, और ट्रांजेक्शन में एक्चुअली हो क्या रहा है ये चीज हमको समझना है। ट्रांजेक्शन का इफेक्ट किन चीजों पर पड़ेगा, ट्रांजेक्शन में क्या बोला जा रहा है, ये चीज समझना बेहद जरूरी होता है। 2 जून 2016 को 20,000 रुपए कैश रिसीव हुआ मोहन से एंड डिस्काउंट अलाउड ₹2,000, और मोहन को मैंने 2,000 रुपए की छूट दिया। 2 जून 2016 को कैश ऑफ 20,000 रिसीव फ्रॉम मोहन, मोहन से 20,000 रुपए कैश प्राप्त हुआ और हमने मोहन को 2,000 रुपए का डिस्काउंट अलाउड किया, डिस्काउंट दिया। चलिए इस पर देखते हैं इस पर क्या क्या खाते प्रभावित हो सकते हैं। एज्यूम कर लीजिए, मान लीजिए कि मोहन हमारा कस्टमर है, ठीक, और मोहन से हमें टोटल 22,000 रुपए पाना था। मोहन ने मुझे केवल 20,000 रुपए का पेमेंट दिया और हमने उसको 2,000 रुपए की छूट दे दी। ठीक, तो सबसे पहले पहला इफेक्ट तो पड़ेगा आपका कैश के अकाउंट पर। कैश आपके बिजनेस में आएगा, जब मोहन हमको पैसा देगा तो कैश हमारे व्यापार में आएगा। कैश एक प्रकार का रियल अकाउंट है, व्यापार में आ रहा है, आने वाले चीज को करते हैं हम लोग डेबिट, इसलिए हम यहां पर करेंगे डेबिट। मोहन एक व्यक्ति का नाम है, यानी यह एक पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट होने के नाते यह जो है गिवर है, देने वाला है। मोहन हमको पैसा दे रहा है तो देने वाले अकाउंट को हम कर देते हैं क्रेडिट। तीसरी चीज, हमने डिस्काउंट अलाउड किया, हमने किसी को डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट देना मतलब बिजनेस में एक प्रकार का लॉस होना। तो हम जानते हैं कि आय, लाभ, व्यय, हानि, इन चारों खातों को नॉमिनल अकाउंट में रखा जाता है, और नॉमिनल अकाउंट में नियम ये कहता है कि आय लाभ को क्रेडिट, व्यय हानि को डेबिट। तो यह एक प्रकार का व्यय हो गया, इसलिए हम इसको करेंगे डेबिट। ठीक, तो इस तरह आपने एनालाइज कर लिया कि प्रभावित होने वाले 3 खाते कौन से हैं और उनका नेचर कौन सा है, कौन सा पर्सनल है, कौन सा रियल है और कौन सा नॉमिनल है, और रूल के अकॉर्डिंग आपने उनको डेबिट एंड क्रेडिट कर दिया। नेक्स्ट चीज, अब आपको यहां पर अमाउंट का भी ध्यान देना है, क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन हैज 2 एस्पेक्ट या मोर देन 2 एस्पेक्ट, बट the total amount of debit is equal to total amount of credit। डेबिट साइड का जो टोटल अमाउंट होगा वो क्रेडिट साइड के टोटल अमाउंट के बराबर। अब हमें मोहन से टोटल पैसा पाना कितना था, मोहन से पैसा टोटल हमको पाना था 22,000। तो मैंने मोहन के साइड में लिख लिया 22,000 रुपए। मोहन ने हमको पेमेंट कितना दिया, केवल और केवल 20,000 रुपए, तो हमने यहां पर लिख लिया 20,000।
ठीक। और हमने मोहन को डिस्काउंट कितना दिया, केवल और केवल 2000 रुपए का, तो इसलिए मैंने यहां पे लिख लिया 2000। अब आप देखें तो डेबिट साइड में 20,000 रुपए प्लस 2000 रुपए यानी 22,000 रुपए हो गया, और क्रेडिट साइड में 22,000 रुपए पहले से है, यानी डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड के टोटल के बराबर। तो यह आप खुद चेक कर सकते हैं कि क्या आप जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो है उसका एनालाइजेशन सही हुआ है कि नहीं, उसमें डेबिट और क्रेडिट के खातों को सही तरीके से बनाया गया है कि नहीं। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। अगर डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट के टोटल के बराबर हो गया तो मीन्स आपके ट्रांजेक्शन सही थे। अब इसको इस तरीके से लिखेंगे, डेबिट की दोनों लाइनों को ऊपर लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। कैश को डेबिट कर लिया हमने 20,000 से, डिस्काउंट को 2000 से और मोहन को 22,000 से। ठीक है, तो यहां तक चीज क्लियर हो गई। नरेशन लिखना बहुत जरूरी है। कल बच्चों की कई सारी कॉपियां आती है इसमें नरेशन नहीं लिखा जाता, और कल बहुत कम लोगों की कॉपी आई थी चेक कराने की, तो हमें लगा कि टॉपिक हो सकता समझ में आया हो, इसलिए लोगों ने कॉपियां नहीं बनाई, इसलिए टॉपिक को रिपीट करके एक बार मैंने बता दिया, जिससे जो डाउट्स हो, जो कंफ्यूजन हो, वो दूर हो जाए। अगला ट्रांजेक्शन है बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम मोहन एंड डिस्काउंट सॉरी, इसमें जो नरेशन रहेगा वो रहेगा बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम मोहन एंड डिस्काउंट अलाउड। तो ये दो टाइप हम लोगों ने कवर कर लिए। पहला टाइप था हमारा सिंगल अकाउंट डेबिट एंड मल्टीपल अकाउंट क्रेडिट, ये हो गया। दूसरा टॉपिक था मल्टीपल अकाउंट डेबिट एंड सिंगल अकाउंट क्रेडिट, ये हो गया। अब हम लोग को समझना है मल्टीपल अकाउंट डेबिट एंड मल्टीपल अकाउंट क्रेडिट का ट्रांजेक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा ट्रांजेक्शन हम लोगों को दिया गया है, एज ऑन 4 जून 2016, 4 जून 2016 को ए रनिंग बिजनेस वाज परचेज बाय राकेश, राकेश के द्वारा एक चलता हुआ व्यापार खरीद लिया गया। एंड द फॉलोइंग एसेट्स एंड लायबिलिटी डिटेल्स आर शोन बिलो, और ये सारे एसेट्स और लायबिलिटीज का डिटेल है, यानी जिस बिजनेस को उसने परचेज किया उसमें क्या क्या एसेट्स हैं, क्या क्या लायबिलिटीज हैं, वो सारी चीजें। तो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आपको मेजर रूप से ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि इसमें एसेट्स क्या हैं और लायबिलिटी क्या है। जब राकेश ने बिजनेस को परचेज किया यानी टेक ओवर कर लिया, तो इसमें कैश मिला उसको 10,000 रुपए। अब आप बताएं क्या कैश बिजनेस में एसेट्स है या लायबिलिटी? एसेट्स है ना, इसलिए हम यहां पर लिख लेंगे एसेट्स, इसलिए मैंने यहां पर लिखा एसेट्स, हिंट में लिख लिया। बिजनेस में 5,000 रुपए का फर्नीचर था, एसेट्स है या लायबिलिटी? एसेट्स। बिजनेस के पास लैंड था 20,000 रुपए का, एसेट्स है या लायबिलिटी? एसेट्स। ठीक। क्रेडिटर का बैलेंस बिजनेस में 7,000 रुपए, इस लाइन को समझिए, यानी इस बिजनेस ने किसी से उधार सामान खरीदा था, किसी से क्या, अपने सप्लायर से उधार सामान खरीदा था, और वह आउटस्टैंडिंग बैलेंस जो है वो है 7,000 रुपए। अब आप बताएं यह जो 7,000 रुपए बिजनेस पर बकाया है वह एसेट्स है या लायबिलिटी? लायबिलिटी है। ठीक, तो ये हो गया लायबिलिटी। क्या होता है जब कोई एक बिजनेस या कोई एक व्यक्ति किसी चलते हुए बिजनेस को खरीद लेता है, तो प्रोसेस कहलाता है टेकिंग ओवर या टेक ओवर। टेक ओवर होते ही उस बिजनेस की सारी एसेट्स और सारी लायबिलिटी जो व्यक्ति या जो कंपनी खरीदती है उसके पास चले जाती है, यानी बिजनेस में जितने एसेट्स हैं उसका भी मालिक वो हो गया, और उस बिजनेस में जितनी लायबिलिटीज हैं उसका भी मालिक वो हो गया। अब नेक्स्ट चीज है बैंक ओवरड्राफ्ट, यानी बैंक का ये ओडी अकाउंट का बैलेंस है 2,000 रुपए। ओडी अकाउंट का बैलेंस का मतलब एक तरीके से बैंक का
ये लोन अमाउंट, तो यह एक प्रकार का क्या हो गया बिजनेस में लाइबिलिटी हो गई। तो इसको हम बोल सकते हैं दिस इज लाइबिलिटी। ठीक, कैपिटल बिजनेस में 26,000 रुपए, तो कैपिटल भी बिजनेस पर लाइबिलिटी होती है, कैपिटल भी बिजनेस पर लाइबिलिटी होती है। भाई एक बिजनेस का मालिक है, ठीक, और एक उसका बिजनेस है। हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स किसके लिए बनाते हैं? अपने बिजनेस के लिए बनाते हैं, बिजनेस मैन के लिए नहीं बनाते हैं। हम किसके लिए बनाते हैं? अपने बिजनेस के लिए बनाते हैं। मान लीजिए कि ये गोपाल है और ये गोपाल का बिजनेस है, तो गोपाल ने बिजनेस को प्रारंभ करने के लिए बिजनेस में पैसा लगाया और वही पैसा कैपिटल कहलाता है। अब ये बिजनेस में लायबिलिटी कैसी है उसको भी समझ लीजिए। गोपाल ने बोला मेरे बिजनेस तुम मुझसे 26,000 रुपए ले, स्टार्ट हो जा, तो मेरे इन पैसों का रेडी है, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिख लेना। तो बिजनेस ने बोला जी मालिक। तो यह पैसा जो गोपाल ने अपने बिजनेस को दिया, यह इस बिजनेस पर एक प्रकार की लायबिलिटी हो गई। यह पैसा जो गोपाल ने अपने बिजनेस को दिया, वह बिजनेस पर क्या हो गई? एक प्रकार की लायबिलिटी हो गई, क्योंकि आज नहीं तो कल बिजनेस को यह पैसा गोपाल को रिटर्न करना पड़ेगा। लेकिन जनरली ऐसी सिचुएशन नहीं आती। ऐसी सिचुएशन तब आती है जब आप अपने बिजनेस को क्लोज कर रहे हो, बाइंड अप कर रहे हो। उस कंडीशन में बिजनेस अपने मालिक का पूरा पैसा रिटर्न कर देता है। ठीक है, तो इस तरह जो कैपिटल है वह भी हमारे बिजनेस पर एक प्रकार की लायबिलिटी। तो यहां पर हमने देखा कि कैश एसेट्स है, फर्नीचर एसेट्स है, लैंड एसेट्स, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी है, कैपिटल लायबिलिटी है एंड क्रेडिटर की लायबिलिटी। बस जब आपने एसेट्स और लायबिलिटी छाट लिए तो आपका 90% काम कम हो गया। अब नियम आपको ध्यान ये रखना है कि जितने भी एसेट्स होते हैं सभी एसेट्स के अकाउंट को डेबिट, और जितनी भी लायबिलिटी होती है उस लायबिलिटी के अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। जितने भी एसेट्स हैं उनके अकाउंट को डेबिट और जितने भी लायबिलिटी है उनके अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। अब जितने एसेट्स हैं सबको डेबिट के कॉलम में लिख लीजिए, जितने लायबिलिटी हैं सब क्रेडिट के कॉलम में लिख लीजिए। बस दैट्स ऑल, आराम सॉल्व हो जाएगा। देखिए इसका सोल्यूशन क्या निकलेगा। जो जो चीजें मेरे बिजनेस में एसेट्स थी, कैश एसेट्स था मैंने उसको डेबिट कर दिया, फर्नीचर एसेट्स था डेबिट कर दिया, लैंड एसेट्स का डेबिट कर दिया, डेबिट के सामने डेबिट के कॉलम में सबके बैलेंसेस भर दिए। जो चीजें क्रेडिट में थी उनके आगे क्रेडिट का बैलेंस हमने भर दिया। अब एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या ये ट्रांजेक्शन सही है। तो नियम ये कहता है कि डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड के टोटल के बराबर है। ठीक, अब इसको जोड़िए तो यहां पर आपको मिल जाएगा 20, 5, 25 और 10, 35, यानी हो जाएगा ये 35,000, 35,000 रुपए बोल सकते हैं। चलिए इधर जोड़िए, ये हो गया 26, ठीक, और 7, 2, 9, तो ये मिला के टोटल कितना हो गया? 35,000 रुपए ये भी हो गया। यानी डेबिट साइड का जो टोटल है वह क्रेडिट साइड के टोटल के बराबर है। यानी हम कह सकते हैं कि यह ट्रांजेक्शन जो हमारा एनालाइज करके लिखा गया है वो 100% सही। तो ये हो गए कंपाउंड जर्नल एंट्री के 3 ट्रांजेक्शंस जो कल की क्लास में ही बताए गए थे। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार देख लेते हैं किन किन लोगों के क्या क्या रिप्लाई आए हैं। अभी तक आज कोई क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे हैं। अभी तक आज एक भी लोग कोई क्वेश्चन नहीं आए। चलिए, कोई क्वेश्चन ना आने का मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा है। चलिए एक क्वेश्चन आ ही गया। उपकारनी बोले सर अच्छे से समझ में आ गया। चलिए समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है।
मेहनत सफल हो जाए तो अच्छी बात है। अब जो कल होमवर्क दिया गया था, अब उन होमवर्क के बारे में हम लोगों को समझना है। तो कल कॉपी तो नहीं चेक हो पाई थी आप लोगों की, बहुत कम लोगों ने आया और मुझे समय भी थोड़ा सा नहीं मिल पाया, इसलिए अपनी कॉपी आप खुद चेक कर लीजिए, किस क्वेश्चन में आपने क्या गलती की है, क्या सही किया है, वो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो अभी 10 मिनट बचे हैं हम लोगों के पास, 10 मिनट में हम लोग क्वेश्चंस को रिवीजन कर लेते हैं जो कल होमवर्क के रूप में दिया गया था। चलिए, बोला ये सारा जो है हम लोग अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं टारा एंटरप्राइजेज फर्म के लिए। ठीक, अब यहां पर देखिए क्या बोला जा रहा है फर्स्ट ट्रांजेक्शन में। पहला ट्रांजेक्शन है 5 जुलाई का। ट्रांजेक्शन क्या है? परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन फॉर ₹1,00,000 फॉर कैश ₹80,000 एंड क्रेडिट ₹20,000। हमने मोहन से 1,00,000 रुपए का माल खरीदा। हमने मोहन से 1,00,000 रुपए का माल खरीदा। फॉर कैश ₹80,000, 80,000 रुपए का कैश, एंड क्रेडिट ₹20,000 और 20,000 रुपए का क्रेडिट। परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन, मोहन से गुड्स खरीदा गया फॉर ₹1,00,000, 1,00,000 रुपए का। फॉर कैश ₹80,000, 80,000 रुपए का नगद, एंड क्रेडिट ₹20,000, 20,000 रुपए का उधार। हम मोहन के पास गए और मोहन से सामान ले लिए 1,00,000 रुपए और उससे बोले कि भैया ये 80,000 रुपए रख लो, 20,000 रुपए उधार लगा लो, बाद में दे देंगे। कुछ ऐसा ही हुआ होगा। अब हमको इसमें आइडेंटिफाई करना है कि इसमें खाते कौन कौन से हैं जिन पर इफेक्ट पड़ रहा है। तो सबसे पहला चीज परचेज का अकाउंट। सबसे फर्स्ट जो इफेक्ट पड़ रहा है वो हमारा पड़ रहा है परचेज के अकाउंट। ठीक, परचेज गुड्स है, यानी हमें क्या अकाउंट बनाना पड़ेगा? जब परचेज और गुड्स साथ में आता है तो हम लोगों को बनाना होता है परचेज का अकाउंट। ठीक, तो हमने एक अकाउंट बना लिया परचेज का। अब परचेज को जो हम चेक करेंगे तो ये पता चल जाएगा कि परचेज एक प्रकार का नॉमिनल अकाउंट होता है और नॉमिनल में यह एक प्रकार का व्यय होता है। व्यय और हानि को करते हैं डेबिट, इसलिए हम यहां पर करेंगे परचेज को डेबिट। इसलिए हम यहां पर करेंगे परचेज को डेबिट। दूसरा चीज, मोहन से जब मैंने परचेज किया तो 80,000 रुपए कैश भी का भी तो दिया, यानी मेरे व्यापार से कैश भी तो जा रहा है। अब हम ये जानते हैं कि कैश एक प्रकार का हम ये जानते हैं कि कैश एक प्रकार का रियल अकाउंट है और यह व्यापार से जा रहा है। कैश एक प्रकार का रियल अकाउंट है और व्यापार से जा रहा है। जाने वाली चीज को करते हैं क्रेडिट, इसलिए हम यहां पर करेंगे कैश को क्रेडिट। दो चीज हो गई। दूसरी चीज, अब यहां पर क्रेडिट हो रहा है 20,000 रुपए, यानी मोहन का मेरे ऊपर बकाया लग जा रहा है 20,000 रुपए। अब ये 20,000 रुपए मुझे आज नहीं तो कल मोहन को देना ही होगा। तो अब मुझे याद कैसे रहेगा कि मुझे मोहन को कितना पैसा देना है? यानी मोहन के पेज पर भी जाके हमको ये चीज लिखनी चाहिए, यानी मोहन के खाते पर भी प्रभाव पड़ेगा। मोहन के खाते पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो तीसरा जो अकाउंट बनेगा वो मोहन का बनेगा, लेकिन मोहन के खाते में सिर्फ हम बकाया राशि लिखेंगे। भाई जैसे मान लीजिए, जनरली ऐसा समझिए कि हम किसी से अगर सामान खरीदते हैं, सामान खरीदा, पैसा दे दिया, तो डायरी हम उसको नोट नहीं करते हैं, क्योंकि फ्यूचर में कोई हमारी देनदारी नहीं होती है उस आदमी के प्रति। लेकिन अगर हम किसी से उधार सामान लेते हैं जिसको फ्यूचर में मुझे जो पैसा देना है, तो हम डायरी में जरूर लिखते हैं, ठीक उस व्यक्ति के नाम के आगे, कि आज फला व्यक्ति से उधार पैसा लिया है, इनको इतने दिन बाद पैसा देना। ठीक है, तो ये बहुत ही कॉमन सी चीज है समझने के लिए। अब मोहन का जो अकाउंट है वह एक प्रकार का, मोहन का अकाउंट जो है एक प्रकार का
पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट का नियम ये कहता है, पर्सनल अकाउंट का नियम ये कहता है कि देने वाले को क्रेडिट और पाने वाले को डेबिट किया जाए। तो मोहन हमको गुड्स दे रहा है, यानी मोहन गिवर है और गिवर को करते हैं क्रेडिट। अब तीन पक्ष आपको निकल के आ गए, एक तो परचेज का अकाउंट, दूसरा मोहन का अकाउंट और तीसरा कैश का अकाउंट। अब इन तीनों चीजों को हम नोट कर लेंगे। ठीक, अब डेबिट का कॉलम सबसे ऊपर होता है, यानी परचेज का लाइन हमको सबसे पहले लिखना पड़ेगा। अमाउंट भी चलिए यहां भर लेते हैं। परचेज, क्वेश्चन हम ये पूछेंगे कि हमने गुड्स कितने रुपए का परचेज किया, 1 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए हम परचेज के कॉलम में भर देंगे। कैश पेमेंट कितना दिया, 80,000 रुपए, इसलिए कैश के सामने 80,000 रुपए लिख लेंगे। मोहन का बाकी कितना लग गया, 20,000 रुपए, इसलिए मोहन के सामने 20,000 रुपए लिख। इस तरह ट्रांजैक्शन बहुत ही आसान है, अगर आप उसको समझ के एनालाइज करें तो। ये इसका सोल्यूशन है। एक बार अपनी कॉपी से आप मैच करा लीजिए। यहां पर देखिए, सबसे पहले लिखा परचेज अकाउंट डेबिट 1 लाख, कैश अकाउंट क्रेडिट 80,000, मोहन अकाउंट क्रेडिट 20,000, 20,000। तो इस तरह अगर आप देखेंगे तो ट्रांजैक्शन बहुत ही आसान है एनालाइज करना और इसको समझना। इसको हम ये भी लिख सकते हैं, बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन फॉर कैश एंड क्रेडिट, यानी मोहन से गुड्स खरीदा गया नगद और उधार। भाई कुछ पैसा तो दे दिया और कुछ उधार भी रह गया, इसलिए मैंने ऐसे लिखा, जिससे फ्यूचर मुझे ये कंफ्यूजन ना हो कि मोहन के आगे हमने 20,000 रुपए ही क्यों लिखा, क्योंकि ये 20,000 रुपए उधारी का है, ये पैसा मुझे आज नहीं तो कल पेमेंट करना है, मोहन को देना है। तो उम्मीद है अभी तक जो ट्रांजैक्शंस आप लोगों के बताए गए वो समझ में आ गया होगा। देखते हैं किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है। अभी तक तो कोई क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। आज क्वेश्चन इतने कम क्यों आ रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। चलिए नेक्स्ट, अब हम लोगों को देखना है अगला ट्रांजैक्शन। अगले ट्रांजैक्शन में बोला जा रहा है सोल्ड गुड्स फॉर ₹50,000, 50,000 रुपए का गुड्स सोल्ड किया गया, यानी सेल किया गया। 50,000 रुपए का गुड्स सेल किया गया। सोल्ड गुड्स फॉर ₹50,000, 50,000 रुपए का गुड्स सोल्ड किया गया टू आरके ट्रेडर्स, आरके ट्रेडर्स को, फॉर कैश ₹30,000, 30,000 रुपए का नगद, एंड क्रेडिट ₹20,000 और 20,000 रुपए का उधार। यानी हमने आरके ट्रेडर्स को गुड्स सेल किया, हमने आरके ट्रेडर्स को गुड्स सेल किया, कितने रुपए का, 50,000 रुपए का। उसमें से उसने 30,000 रुपए तुरंत मुझे दे दिया और बोला 20,000 रुपए हम बाद में देंगे, 20,000 रुपए हम बाद में देंगे। तो यहां पर आप देखेंगे सोल्ड और गुड्स दो चीजें हैं। अकाउंट किसका बनेगा, सेल्स का। ठीक, अकाउंट किसका हम यहां बनाएंगे, सेल्स का। सेल्स एक प्रकार का नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से यह बिजनेस में एक प्रकार का इनकम है और यह एक प्रकार का लाभ है, और हम जानते हैं कि आय और लाभ को हम क्रेडिट करते हैं, इसलिए हम यहां पर करेंगे क्रेडिट। दूसरा चीज कैश, यहां पर कैश इन्वॉल्व है, 30,000 रुपए, 30,000 रुपए कैश मुझे प्राप्त हुआ, 30,000 रुपए कैश मुझे प्राप्त हुआ। कैश क्या है, एक प्रकार का रियल अकाउंट है और कैश व्यापार में आ रहा है, आने वाली चीज को हम करेंगे डेबिट, इसलिए ये हो जाएगा डेबिट। अब हमने आरके ट्रेडर्स को क्रेडिट पर सेल किया है, यानी यह पैसा मुझे आरके ट्रेडर्स से पाना है। तो जब तक आरके ट्रेडर्स के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम इस चीज को मेंशन नहीं करेंगे, तब तक हमें याद कैसे रहेगा कि फ्यूचर में पैसा मुझे मिलना है। इसलिए हमें आरके ट्रेडर्स के अकाउंट पर भी ये चीज एंट्री करनी पड़ेगी, यानी इफेक्ट मेरा आरके ट्रेडर्स के अकाउंट पर भी पड़ेगा।
इफेक्ट मेरा आरके ट्रेडर्स के अकाउंट पर भी पड़ेगा। अब आरके ट्रेडर्स देखा जाए तो एक फर्म नजर आ रही है कि एक प्रकार की फर्म है, और किसी फर्म का जो खाता होता है वह हमारा पर्सनल अकाउंट होता है, और हम गुड्स सेल कर रहे हैं आरके ट्रेडर्स को, यानी आरके ट्रेडर्स एक प्रकार का रिसीवर है। आरके ट्रेडर्स एक प्रकार का रिसीवर है, और नियम ये कहता है कि पाने वाले को डेबिट किया जाए, इसलिए हम आरके ट्रेडर्स को डेबिट करें। तो फाइनल सोल्यूशन क्या बनेगा? आरके ट्रेडर्स हमारा डेबिट हो जाएगा, कैश भी डेबिट हो जाएगा, सेल्स क्रेडिट हो जाएगा। चलिए अमाउंट भी भर लेते हैं। तो सेल्स हमारा क्रेडिट होगा 50,000 रुपए से, क्योंकि मैंने 50,000 रुपए का गुड्स सेल किया। ठीक, कैश मुझे कितना रिसीव हुआ? 30,000 रुपए, इसलिए कैश के सामने हम लिख लेंगे अपना 30,000 रुपए। और आरके ट्रेडर्स पर बाकी कितना लग गया? 20,000 रुपए, इसलिए आरके ट्रेडर्स के सामने हम लिख लेंगे 20,000 रुपए। ठीक, तो इस तरह ट्रांजैक्शंस के सोल्यूशन यहां पर आप लोगों को दिख रहा है। आरके ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट 20,000, क्योंकि ये 20,000 रुपए उस पर बाकी है। कैश मुझसे 30,000 प्राप्त हुआ, इसलिए कैश को हमने डेबिट कर दिया। सेल्स एक प्रकार का इनकम है, इसलिए हमने उसको क्रेडिट कर दिया। तो ये हो गया सोल्यूशन। नरेशन भी लिखना जरूरी है। बीइंग गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मोहन, यानी हमने मोहन को गुड सेल किया क्रेडिट पर, या दोनों तरीके से लिख सकते हैं, बीइंग गुड सोल्ड टू मोहन फॉर कैश एंड क्रेडिट, यानी कुछ नगद और कुछ उधार। तो ऐसे ट्रांजेक्शन्स की एंट्री हमें करनी होती है। तो अब तो टाइम आज यहाँ पर समाप्त हो रहा है। तो आज सिर्फ ये 2 ट्रांजेक्शन्स आप लोगों को बताए गए हैं। आज कोई नया होमवर्क नहीं दिया जाएगा। आप लोगों से बोला जा रहा है कि एक बार अपने कॉपी में आप इस सारे ट्रांजेक्शन्स को सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद आप उन सारे ट्रांजेक्शन्स को भेजें चेक करने के लिए। फिर ये देखा जाए कितने लोगों का गलत हो रहा है, कितने लोगों का सही हो रहा है। उससे ये निष्कर्ष निकलता है कि कितने लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं और कितने लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। तो टोटल ये 6 ट्रांजेक्शन जो आप लोगों की स्क्रीन पर दिख रहे हैं, जो कल का होमवर्क था, आज कोई नया होमवर्क नहीं, उसी होमवर्क को आपको बनाकर कंप्लीट करके फाइनल हमको देना है विद नरेशन, नरेशन के साथ, जिससे ये जजमेंट लिया जा सके कितने बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उस पढ़ाई में कितने लोगों को समझ में आ रहा है, क्या ऑनलाइन टेक्निक सफल होगी या नहीं होगी, क्या सारे बच्चे इससे सीख पा रहे हैं या नहीं सीख पा रहे हैं, ये सारी चीजों के बारे में। क्लास के बारे में अगर कोई फीडबैक है तो आप ग्रुप में भेज सकते हैं। ग्रुप में भेजने में अगर आपको कुछ हेजिटेशन हो रहा है तो आप जो है जो इंस्टीट्यूट का व्हाट्सएप नंबर जो बैक पर आपके प्रिंट है उस नंबर पर भी भेज सकते हैं। तो जो भी आप लोगों को फीडबैक नजर आ रहा है कि क्लास में ऐसा सुधार होना चाहिए, ये सुविधाएं होती तो बेहतर रहता, तो उसके बारे में आप बोलेंगे, उस पर जरूर डिसीजन लिया जाएगा, निष्कर्ष निकाला जाएगा। ठीक, तो आज की क्लास अब यहीं पर समाप्त की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इतना कीमती समय दिए, ऑनलाइन आए, पढ़ाई किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।